बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण क्लास टेंथ के लिए। और इसकी ज़रूरत आगे भी होती है, आगे की क्लासेस में भी। और वेरी यूज़फुल टॉपिक द्विघात समीकरण। तो समझते हैं ये क्या होता है इस और कैसे ये यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण जो इस रूप में लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है द्विघात मतलब दो घात। तो ऐसा बहुपद जिसके बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो, दो। ठीक है, और इक्वल टू जीरो है, तो ये समीकरण हो गई, है ना। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये। ठीक है, या इसको व्यापक रूप कह दो आप, व्यापक रूप है ये, या फिर ये मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं। ठीक है, ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का। अच्छा, इसमें ए बी सी ये क्या है, ये अचर राशियां हैं। अचर का मतलब कोई कांस्टेंट। और कंडीशन क्या है इसकी, जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है ए, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो जाएगा तो फिर ये द्विघात ही नहीं रहेगी। जैसे, अच्छा इसको देखते हैं ये होती कैसे एक्चुअल में। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस 2x प्लस 6 बराबर जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण है। तो ये आप देख के बता देंगे, इस समीकरण की तुलना आप इससे कराएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसी से मिलती जुलती दिख रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में यहाँ पर देखो क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए की जगह कितना हो गया, ए की जगह 4 हो गया। यहाँ पे एक्स के साथ गुणांक में कितना है, बी है, तो बी बी यहाँ पे कितना है, बी ये 2 हो गया। ठीक है, और सी सी आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो सी बराबर यहाँ पर कितना है, सी बराबर 6 हो गया। ठीक, तो ये जो रूप है ये क्या, कौन सा है, ये द्विघात समीकरण का है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देखेंगे कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे आपसे कह दिया कि बताइए x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आपको इसको बताने से पहले आप कहेंगे सर यहाँ पे x की घात तो एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसको आपको ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करेंगे, कौन से फार्मूला लगा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर जीरो। अब इसको इस तरीके से आप अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर जीरो। ठीक है, तो जब इस समीकरण की हम तुलना किससे कराएंगे, इस मानक समीकरण से आप कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जब इस समीकरण की तुलना आप इससे कराएंगे तो देखने से पता चल रहा है कि भाई ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिसमें देख के आपको सरल करके बताना होगा कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये आपको इसको सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सरल करके देखते हैं। पहला देखिए, ये इसके बाएं पक्ष में, ठीक है, देखो बराबर के इधर वाला जो पक्ष होता है वो बायां पक्ष होता है। ठीक है, और बराबर के इधर वाला जो पक्ष होता है वो दायां पक्ष होता है। ये सब आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले बायां पक्ष इसको सरल कर लो। तो x के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, ये कितना मिलेगा, x और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 3x मिलेगा। ठीक है, कितना होगा ये 3x बराबर कितना है, x² प्लस 1। ठीक है, सरल कर लो, x² वाली जो पद हैं उसको एक तरफ लिख लो, तो 2x² माइनस x², और ये सारे पदों को उठाकर बाईं पक्ष में ले आओ। ये जो दाएं पक्ष वाले सभी पद हैं इसको इस तरफ ले आएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा प्लस का 3x माइनस 1 बराबर में क्या मिलेगा, जीरो। सरल कर लो, 2x² में से एक x²
कम होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो अब इस समीकरण की जब आप तुलना कराएंगे, ठीक है, मानक समीकरण से या व्यापक समीकरण से, जो हमारे पास ये है, इससे जब तुलना कराएंगे तो आपको देखने को पता चल रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी तरीके से ये वाली चेक कीजिए, इसमें देखिए ये है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब आप सबको फार्मूला पता है, ये आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इसको सरल करेंगे। तो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना मिलेगा, 8 प्लस 3ab, तो ये a है ये b है, तो कितना मिलेगा 6x। ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर में क्या है, x की घात 3 माइनस 4। सरल कर लेंगे इसको, तो x की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराओ 6x की और x से, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x की 2 से कराएंगे तो ये 12x बराबर x की घात 3 माइनस 4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए x की घात 3 से x की घात 3, दोनों तरफ एक जैसे पद हैं, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो बाएं पक्ष में क्या बचा हमारे पास, ये बचा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 बराबर में क्या है, 0। सरल कर लो, 12x और 8, ये यहाँ पे 8 और प्लस 4 को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमने जब इसको सरल किया तो ये किसकी जैसे मिल गई हमें ये वाली समीकरण, ये जब आप इससे इसकी तुलना कराओगे तो ये ठीक ऐसा ही रूप देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के जो भी आपको इस तरीके से समीकरण दिखाई दे, किस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो बच्चों वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जिन्हें देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सरल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर सरल करते हैं। तो पहली समीकरण देखते हैं बच्चों। देखिए पहली समीकरण हमारे पास क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3। सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 3। यहाँ पर ये तो आपको आइडेंटिटी पता ही होगी, ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर हमने प्रयोग की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं बेसिक वाली, ये आपको याद करना है। क्लास 10th में आ गए हैं तो ये कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 100% आपके दिमाग में ये होने चाहिए। ठीक है, तो इसको सरल कर लीजिएगा। ये जो दाएं पक्ष का जितना भी मान है इसको इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, 3 और 1 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब आप कहोगे सर इसमें bx वाली टर्म नहीं है, आपने तो बताया था कि सर जो भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में होगी वही द्विघात समीकरण होगी। हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसमें एक कंडीशन क्या थी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है a वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर b आपका 0 है, c आपका 0 है तो चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली पद है हमारे पास। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है,
दूसरा वाला उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में देखिए, ये पहला हमने देख लिया, ये भी दो घात समीकरण। दूसरा, इसको सरल कीजिए तो दो ब्रैकेट्स की गुणा कैसे करते हैं आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है x माइनस टू, ये है x प्लस वन बराबर x माइनस वन x प्लस थ्री। तो इसको सरल करेंगे तो x की जो गुणा आप कराएंगे, देखिए कैसे करते हैं, इस x की गुणा पहले इससे होगी फिर इसकी इससे होगी, ठीक। तो मिलेगा आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस टू की गुणा आप x से कराएंगे तो माइनस टू एक्स, माइनस टू की वन से होगी, माइनस टू एक्स की x से तो माइनस टू एक्स, माइनस टू की गुणा वन से तो माइनस का टू बराबर। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। सरल कर लीजिएगा। देखिए ये बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको सरल कर लीजिए तो हमारे पास बचेगा x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बराबर 3x माइनस x करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x के 3 है, यहाँ पे x का 1 है, तो कितना बचेगा, ये 2x माइनस 3। सरल कर लो तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी पदों को उठाकर इधर ले जाइए तो यहाँ पे बचेगा 0 बराबर 2x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। इन दोनों पदों को उठाकर इस साइड में ले गए, चाहे इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बाएं पक्ष का कोई भी पद दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, या फिर दाएं पक्ष की कोई भी आप पद उठाकर बाएं पक्ष में लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सरल कर लेंगे, 2x और x मिलके कितना हो जाएगा, 0 बराबर ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 1। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, 3x माइनस 1 बराबर 0। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या कोई एक्स स्क्वायर वाली पद है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई पद नहीं है, तो आप कह दोगे क्या कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर वाले पद का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस व्यंजक में अधिकतम x की घात 2 ही होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपसे ये कहें, जैसे उदाहरण के लिए देखो, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x की घात 3 माइनस 5 बराबर 0। तो मुझे बताओ क्या ये द्विघात समीकरण की कैटेगरी में आएगी? ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी समीकरण इस रूप में है तभी वो द्विघात समीकरण होगी। मतलब जो चर है आपका x, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, और वो पद एक्स स्क्वायर वाली पद का होना जरूरी है, ठीक है। समझ गए आप? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल की, ठीक है। मूल का मतलब रूट्स, मूल को कहते हैं रूट्स। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मूल क्या होते हैं? तो बहुपद में क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि देखो, पहले ये देख लो यहाँ पे कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यक हैं तब अल्फ़ा और बीटा को हम उस बहुपद का मूल कहते हैं। अच्छा, शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब ये हो गया कि अगर हम उस द्विघात बहुपद में इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देंगे तो वो जो बहुपद है वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो 0 हो जाने पर किसी द्विघात समीकरण में यदि x की ऐसी वैल्यू रखने पर समीकरण 0 हो जाती है तो उस द्विघात समीकरण के लिए ये अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। तो इन अल्फ़ा और बीटा को हम द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, ठीक है। शून्यक का मतलब कि
उस चर के वो मान जिसके लिए उस बहुपद को वो क्या कर दे, शून्य कर दे, शून्यक कहलाते हैं। और यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा शून्यक, तो आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियो में आपको कक्षा 9 का एक वीडियो मिल जाएगा बहुपद के शून्यक, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखो ये होता क्या है, इस पर विचार करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक समीकरण है, ये समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है। अब आप x के अलग अलग मान रखिए इस समीकरण में, और इस समीकरण को आप संतुष्ट कीजिए। संतुष्ट करने का मतलब जितना मान बाएं पक्ष का है उतना ही दाएं पक्ष का मान है। ठीक है, तो संतुष्ट करिए। चलो हमने x बराबर 1 रख लिया। मान लो हमने x बराबर 1 रखा, तो 1 रखने पर ये हो जाएगा 1 बराबर 5 माइनस 6। तो क्या मिलेगा हमें, तो 1 बराबर माइनस 1। तो क्या 1 माइनस 1 के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 रखने पर ये समीकरण 0 नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब x बराबर 2 रखिए आप। 2 रखने पर देखो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 2 का स्क्वायर बराबर 5 गुणा 2 माइनस 6। तो 4 बराबर 10 माइनस 6। तो 4 बराबर कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 रखने पर ये जो समीकरण है ये संतुष्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का या इस द्विघात समीकरण का एक क्या है, शून्यक है या एक मूल है। ठीक है, अच्छा इसके लिए और भी मान चेक कीजिए आप। मान लो आपने x बराबर 3 रखा, तो x बराबर 3 पर देखो, तो 3 का वर्ग बराबर 5 गुणा 3 माइनस 6। तो क्या मिलेगा, 9 बराबर 15 माइनस 6। तो 9 बराबर 9। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 3 भी क्या है, इस समीकरण का एक शून्यक है या एक मूल है। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के मूल कौन कौन से हो गए, x बराबर 2 और 3। ठीक है, यही क्या है इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। ठीक, मूल का मतलब क्या हो गया बच्चों, मूल या रूट्स का मतलब कि x के बेमान जिसके लिए ये समीकरण क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, एक चीज़ और, जितने घात की समीकरण होगी उसके उतने ही मूल होंगे। मीन्स अगर 2 घात की समीकरण है, ठीक है, 2 घात में, तो इसके कितने मूल होंगे, 2। त्रिघात समीकरण है, ठीक है, तो इसके कितने मूल होंगे, 3। 4 घात की है तो कितने मूल होंगे, 4। मूल का मतलब कि उस चर के वो मान जिसके लिए ये समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होगा। 2 घात समीकरण के लिए अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2। 3 घात के लिए 3। तो ये 2 घात समीकरण है, तो इसके अधिकतम कितने मूल होंगे बच्चों, 2 ही मूल होंगे। कितने मूल होंगे, 2 मूल। और 2 मूल वो कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा कुछ भी हो सकता है मान इसका। ठीक है, चलो इसको डिटेल में देखते हैं आगे, अभी देखते हैं इसको। तो ये कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, इसको देखते हैं। पहला उदाहरण है, इसको हल करना है। और बच्चों हल करने का ही मतलब ये हो गया कि आपको x के वो मान बताने हैं जिसके लिए ये समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी, या यूँ कह लो कि आपको इसके मूल निकालने हैं। ठीक है, तो पहला देखिए किस तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 किसके बराबर है, 0 के। तो आप इसको सरल कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/9। तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या लग हो जाता है बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट हो जाएगा 1/9। ठीक है बच्चों, तो ये अब अंडर रूट, इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1/, ये क्या मिल जाएगा, 9 का मतलब 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये मिल जाएगा आपको प्लस माइनस 1/3। ये यहाँ पे इसके x के मान आ गए। ठीक है, तो x के यहाँ पे कितने मान मिले हैं, x के 2 मान हैं। एक तो 1/3 धनात्मक है, दूसरा माइनस 1/3 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि
ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे डाउट आपका दूर कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे कि आपका हो गया 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, आपका 16 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये इनका जो वर्गमूल होता है ये प्लस माइनस में निकलता है। क्यों निकलता है, देखो ये हमें 4 मिला है, 4 कैसे मिला आपको पता है। वर्ग का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2, ठीक है, 2 की ही गुणा कितनी बार, 2 बार। अब ये जो 4 आया है, ये 4 कैसे मिला है, इस प्लस वाले 2 का वर्ग करके मिला है या -2 का। देखो इस 4 को 2 तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो 2 गुणा 2 कर दिया, दूसरा अगर आप -2 की गुणा 2 बार कराओगे -2 से, तब भी आपको धनात्मक 4 मिलेगा, पॉजिटिव 4, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए ये जो 4 मिला है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 2 का वर्ग है या फिर -2 का वर्ग है। तो इसीलिए जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल जो है हम दोनों चिन्हों के साथ लेते हैं, प्लस और माइनस, ठीक, क्लियर, ये बात क्लियर हुई। तो आप ऐसा मत कर देना कि इसको डायरेक्ट आपने 1/3 लिख दिया, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनके लिए आपको दोनों चिन्ह लेने पड़ेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक। अच्छा दूसरा वाला देखिए, दूसरा ये क्या है, 3x² - 18 बराबर 9। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 9 + 18, 18 में 9 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 3x² बराबर 27। अब इस 3 से इस 27 को भाग दे दो, कितना मिलेगा, 9। तो x² बराबर 9, फिर से x बराबर क्या मिलेगा, √9। तो ये 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, +-3। तो आपके पास x की कितनी वैल्यू आ गई, x के 2 मान आ गए, एक तो 3 आ गया और दूसरा -3। तो यही क्या है, यही वो मान है या यही क्या है, मूल है, ठीक है। मीन्स अगर इस समीकरण में हम x की जगह 3 या x की जगह -3 रखेंगे तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब देखते हैं हम इसका दूसरा उदाहरण। इनमें से देखो मैं आपके लिए कौन सा वाला करा दूं, चलो ये 5वां करा दे रहे हैं, बाकी ये आप अपने आप करना, ठीक है। 5वां देखो, इसको कैसे करेंगे, हमारे पास है 5, इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं। 5वां देखो, 5x² बराबर 9 + x², इसको सरल कर लो, x² को x² के साथ लिख लो, तो 5x² - x² बराबर कितना, 9। अब इसको हम जब सरल करेंगे, 5x² में से एक x² माइनस करेंगे तो बचेगा 4x² और बराबर 9, ठीक है। तो अब यहाँ से x² बराबर मिलेगा 9 और ये 4 जो है ये इसके बटे में आ जाएगा, 9/4। फिर से जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में ये अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 9/4, ठीक है। तो अब वर्गमूल निकालते समय अगर कोई भिन्न है तो भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अंश का वर्गमूल अलग और हर का अलग। तो 9 का वर्गमूल ये क्या मिलेगा, 3, और नीचे 2, 4, ये इसका 2 मिलेगा, और साइन आप प्लस माइनस लेंगे तो x के यहाँ पे 2 मान आ जाएंगे, +-3/2, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के आधार पे आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4B, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये जो मैं प्रश्नावली ये जो समझा रहा हूँ ये आपकी जो मनोर्य वाली किताब है उससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।